वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देख सकते हैं। और वैसे लोग जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियोज़ है वो आपके तक पहुँच जाए आसानी से। तो चलिए अब बिना देरी के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम लोग 130 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे और आज हम उसे आगे देखेंगे। तो आज 131वां नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे संस्थानों का चयन कीजिए जिन्हें यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। मतलब ये डिग्री नहीं दे सकता है यूजीसी के अधिनियम 1956 के अंतर्गत। ठीक है, तो देखते हैं कि अब इसका आंसर क्या है। तो ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं? तो ये है हमारा, ये तो ऑप्शन दे दिया है आपको कि भाषाई अल्पसंख्यक के अधीन स्थापित संस्थान या मानित विश्वविद्यालय, संघटक कॉलेज या संबद्ध कॉलेज। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। किन किन को प्रतिबंधित किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है मतलब वो दे सकते हैं शायद। तो ये आपका ये भाषाई अल्पसंख्यक के अधीन स्थापित संस्थान, फिर आपका संघटक कॉलेज और फिर आपका है संघटक कॉलेज और फिर है संबद्ध कॉलेज। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वय, मानदंडों के निर्धारण और अनुरक्षण करने वाली राष्ट्रीय संस्था और यह केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच समन्वयक संस्था के रूप में कार्य करती है। यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार निम्नलिखित संस्थानों को डिग्री प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब ये लोग डिग्री नहीं दे सकते। कौन कौन? तो जो भाषाई अल्पसंख्यक के अधीन स्थापित संस्थान है वो, फिर है संघटक कॉलेज और संबद्ध कॉलेज, ये लोग नहीं दे सकते, प्राधिकृत नहीं किया गया है। यहाँ सीधे देखिए नहीं किया गया लिखा हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर की, स्वतंत्रता पूर्व काल में निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित करने हेतु सबसे पहले पहल की थी? किसने किया था? तो ये हमारे लॉर्ड कर्जन जी थे। कर्जन जी ने किया था। स्वतंत्रता से पहले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित करने में सबसे पहला योगदान इन्हीं का था। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं क्योंकि लॉर्ड कर्जन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर 2 में भी पढ़ना है, जो है ना कि शिव शंभू के चिट्ठे में वो लॉर्ड कर्जन को ही आधार बना के लिखा गया है। इस वजह से भी आपको जानना जरूरी है और यहाँ पे भी पढ़ना है। भारत के वायसराय थे ये लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया, जो 1904 ईस्वी में पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा गठित किए गए कुछ अन्य आयोग निम्नलिखित हैं। वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी में पड़े अकाल व सूखे की स्थिति विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडॉनल्ड ने की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकाल आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1899 और 1900 ईस्वी में जो अकाल पड़ा था उसके बाद से सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग खोला गया था। आप मैकडी याद कर लीजिए, मैकडॉनल्ड है ना, तो ये इन्हीं के नाम पे, सर एंटनी मैकडॉनल्ड, उन्हीं के नाम पे आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है वर्ष 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, जो पुलिस आयोग है वो एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में खोला था। और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए, यहाँ डिटेल में अच्छा से दिया हुआ है। फिर सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। भूमि कर को और अधिक उदार बनाने हेतु लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 जनवरी 1902 में भूमि प्रस्ताव लाया गया था। भूमि प्रस्ताव भी लॉर्ड कर्जन ने ही लाया था 1902 में। 1901 में सर कालिन स्कॉट मॉन्क्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। तो ये सारा में आपको याद करना है कि उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय आपके वायसराय कर्जन थे और उन्हीं के काल में ये सारा चीज़ हुआ था। पुलिस आयोग का भी गठन किया गया था, कॉलेज, एक क्वेटा में कॉलेज भी खोला गया था, भूमि प्रस्ताव भी लाया गया था और सिंचाई आयोग का भी गठन किया गया था। सहकारी उधार समिति का भी अध्ययन किया, उसी समय स्थापना किया गया था, जिसमें कम ब्याज दर पर उधार की व्यवस्था की गई थी। फिर 1904 में ही प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये भी याद रखिएगा, 1904 ईस्वी में की गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी।
अगला है हमारा सबसे बड़ी घटना 1905 में हुई जब इनके द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। 1905 में आप सबको पता है कि कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें इस्तीफा देना था और इसी का कारण था कि बंगाल में बहुत ज़्यादा हिंसा फैल गई थी। तो इसी के परिणाम स्वरूप इनको अपना इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था। ठीक है, और अगर ये मतलब अगर हिस्ट्री से इसको कनेक्ट करके पूछेगा ना, तो पूछेगा कि जो बंगाल विभाजन हुआ था, तो वो कारण था जो ये ब्रिटिशर्स थे वो हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहते थे, क्योंकि उस समय हमारे देश में जो आज स्थिति है हिंदू मुस्लिम की, वो उस वक्त नहीं थी। वहाँ पे लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाते थे, और यही कारण है कि जब ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए, क्योंकि बंगाल में उस समय मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, मतलब जो भी पार्ट था जिसे जहाँ पे 60% मुस्लिम है वहाँ पे बंटवारा इन्होंने कर दिया था, और जहाँ पे मतलब एक साइड ऐसा बंटवारा किया था ना कि जहाँ पे एक साइड 60% मुस्लिम हो गया, एक साइड 40% हिंदू हो गया, उस टाइप से बंटवारा इन्होंने किया था। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो इस चीज़ को नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो। तो उन्होंने इसका विरोध किया था रक्षाबंधन बना के, मतलब एक दूसरे को राखी बांध के उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। और फिर मतलब जो ये थे लॉर्ड हार्डिंग, जब हमारे 1911 में आए, दिल्ली दरबार लगा, तो फिर उस समय उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। लेकिन क्या होता है ना, तब तक दिलों में इतनी दूरियां फैल गई थी ना कि फिर बंगाल का विभाजन रद्द होने के बाद भी आज तक उस दूरी को कम नहीं किया गया है। तो इस वजह से भी आपको 1905 का बंगाल विभाजन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 133 की नीचे जो दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को तर्क कहा जाता है। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। कि भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा के सांविधिक निकाय की स्थापना की थी। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है। तो दूसरा में कह रहा है कि भारत में कुछ शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। तो उपरोक्त दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो ए और आर दोनों से ये बिल्कुल है कि कुछ तो संस्थान ऐसे हैं वाकई में जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। तो प्रश्नगत आपका आंसर, आइए इसका डिटेल में एनालिसिस पढ़ते हैं। कि प्रश्नगत अभिकथन भारत सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा के संवैधानिक निकायों की स्थापना की है, सही है, ये बिल्कुल सही है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ऐसी ही एक सांविधिक निकाय का उदाहरण है, और जिसकी स्थापना औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम और माध्यम से भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। दिए गए तर्क, भारत में कुछ शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, और निश्चित ही ऐसे संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे अन्य सांविधिक निकायों की आवश्यकता हुई है। इस प्रकार प्रश्नगत अभिकथन तथा तर्क दोनों सही है। अगला क्वेश्चन हमारे 134 नंबर की, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का लक्ष्य उच्च शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित हासिल करना है। तो ये हमारा समानता हासिल करना है, फिर पहुंच हासिल करना है, और उत्कृष्टता हासिल करना है। 50% GIR नहीं करना है। तो समानता है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम शॉर्ट में रूसा कहते हैं, का लक्ष्य क्या है। तो उच्च शिक्षा प्रणाली में समानता, पहुँच और उत्कृष्टता लाना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए इसका डिटेल हम एनालिसिस भी पढ़ लेते हैं क्या है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। क्या है, केंद्र सरकार की योजना। आपसे पूछ भी सकता है कि रूसा क्या है, तो ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, जो पात्र राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था, और केंद्रीय वित्त पोषण सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65:35 के अनुपात में है, और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में है। देखिए, मतलब जो भी अदर स्टेट है, एक सामान्य जो राज्य है उसमें केंद्र सरकार का 65% रहेगा हिस्सा, मतलब वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो राज्य सरकार है उनका हिस्सा रहेगा आपको 35%। लेकिन वही अगर विशेष राज्य रहेगा, जैसे हमारे यहाँ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो कैसे मतलब बोल रहे हैं ना केंद्र सरकार से कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। वो क्यों बोल रहे हैं, यही सब कुछ कारण होता है, मतलब यही सब कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है जो कि विशेष राज्य के में जो राज्य आते हैं विशेष वर्ग में। तो जैसे कि अगर हमारा बिहार अभी अगर विशेष वर्ग में रहता तो हमको 90% मिलता केंद्र सरकार से, और 10% हम राज्य सरकार को देना पड़ता।
लेकिन अभी चूंकि हमारा एक सामान्य राज्य है इसलिए हमको 65% मिलेगा। ठीक है, फिर मापदंड आधारित और आउटकम अधीन होगा। राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के समालोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को निधियन दिया जाता है जो उच्चतर शिक्षा में समानता, इक्विटी, पहुंच, एक्सेस और उत्कृष्टता, एक्सीलेंस के मामलों को सुलझाने के लिए राज्य की कार्य योजना की व्याख्या करता है। अब ये है कि रूसा के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हूबहू दे दे, आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ के जाना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है, संबंधन, शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना है और उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का निर्माण करना है। यही रूसा का हमारा मेन उद्देश्य है। अगला 135 नंबर क्वेश्चन है कि हीफा हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा वित्तीय अभिकरण की स्थापना के पीछे भारतीय सरकार का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कौन कौन सा है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं कि इसका पहला वाला आंसर है आपका कि हीफा अर्थात हीफा इंग्लिश में पढ़ेंगे हायर एजुकेशन फिनेंसिंग एजेंसी। हीफा क्या है, तो हायर एजुकेशन फिनेंसिंग एजेंसी, मतलब नाम से ही है कि ये आपको वित्त प्रोवाइड करवाता होगा। कि स्थापना के पीछे भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख संस्थाओं की अवसंरचना में सुधार, मतलब अवसंरचना बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 2 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए एक उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी हीफा का गठन का निर्णय किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुरातन काल में नालंदा विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवेश विधि अभिभावी थी, तो उस समय प्रवेश परीक्षा होती थी। आज के टाइम में जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है वो नालंदा विश्वविद्यालय के समय में भी होता था और आज से ज़्यादा वहाँ पे उस वक्त का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वो बहुत ज़्यादा टफ होता था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जो द्वारपाल होते थे और वो प्रश्न पूछते थे और उनके 10 में से, मतलब वो 10 प्रश्न पूछते थे और उसमें से अगर आप 3 का आंसर करते थे, मतलब 3 का ही, कम से कम आपको 3 का आंसर अगर आप कर दिए तभी आपको एंट्री मिलता था। तो सोचिए कि वो मतलब कितना उसका लेवल क्या होगा। आज तो हम लोग ऐसे ही यूनिवर्सिटी में घूमते फिरते भी चले जाते हैं, बट तब ऐसा नहीं होता था, उस समय तभी प्रवेश मिलता था। तो ये है, इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में पटना के निकट स्थित है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट भी है अभी, तो पटना के निकट स्थित था और शिक्षा केंद्र के रूप में इसकी ख्याति 5वीं शताब्दी में। आपसे नालंदा विश्वविद्यालय में बार बार बोल रही हूँ कि आपके लिए इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नालंदा विश्वविद्यालय का दोबारा से पुनरुद्धार हुआ है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसका उद्घाटन। तो आप लोग को इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चीनी यात्री फाहियान और वेनसांग के भारत यात्रा वर्णन में नालंदा की ख्याति का ज्ञान होता है। नालंदा की उन्नति में गुप्त सम्राटों का विशेष योगदान था। गुप्त सम्राट, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी 5वीं शताब्दी में, ये आपको याद रखना है। इस विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था। ये ऐसा पुस्तकालय था जिसमें कहा जाता है कि 3 लाख से ज़्यादा पुस्तकें थी और जो बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगाया था तो 3 महीने तक वो जलती रही थी, इतनी किताबें थी इसमें। और इसमें मतलब वो 9 मंजिला था, ऐसा कहा जाता है कि वो 9 मंजिला था पुस्तकालय। आज हमारे यूनिवर्सिटी में एक भी पुस्तकालय नहीं होता है, होता भी है तो वहाँ पे कोई बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और सोचिए कि उस वक्त 9 मंजिला पुस्तकालय हुआ करती थी। तो इसमें सभी विषयों की पुस्तकों का एक विशाल संग्रह था और संपूर्ण पुस्तकालय 3 भागों में विभाजित थे। जितने भी पुस्तकालय थी लाइब्रेरी, वो 3 भागों में बटे हुए थे और उनके नाम भी है। कौन कौन से, तो रत्न सागर, रत्नोधी और रत्न रंजक। रत्न सागर, रत्नोधी और रत्न रंजक, ये 3 पुस्तकालय थे। और मतलब ये काफ़ी अच्छा। और जो हमारे यहाँ जो अभी जो ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या फिर यूपीएससी लोगों का जहाँ पे ट्रेनिंग होता है, तो मुझे लगता है कि वो इन्हीं से इंस्पायर्ड हैं कि वो अपने बिल्डिंग्स का नाम रखे हुए हैं कावेरी, गंगा, यमुना ऐसे करके। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि यहीं से शायद इंस्पायर्ड हों।
कि नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश कठिन था। प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थियों से पंडितों के द्वारा, ये देखिए, पंडितों के द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी। इस परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल हो जाते थे, केवल उन्हीं को विश्वविद्यालय में प्रवेश का अधिकार था। विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। छात्रों के निवास, भोजन, वस्त्र और चिकित्सा इत्यादि की व्याख्या निःशुल्क थी। शुल्क या खर्च का यह सब भार राजा और प्रजा पर था। मतलब जो राजा और प्रजा है उनके टैक्स पे ही ये विश्वविद्यालय चलता था, और जो स्टूडेंट थे उनको कोई भी पैसा नहीं पेड करना पड़ता था। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को न्याय और तर्क शास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो मिथिला विश्वविद्यालय जो था, इसको न्याय और तर्क शास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययन के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था। मिथिला विश्वविद्यालय हमारा मिथिलांचल में पड़ता है, आई थिंक दरभंगा में पड़ता है। मिथिला विश्वविद्यालय को, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय को न्याय और तर्क शास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता समय ठीक पहले 27 जनवरी 1947 में सरकार ने एक आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना के मांग पर मिथिला विश्वविद्यालय की समिति का गठन किया, जिसके रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1968 में यूजीसी के द्वारा आधुनिक बहुसंकाय विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मिथिला विश्वविद्यालय को शुरू कराने का सार्थक प्रयास करने वाले में ललित नारायण मिश्रा का वर्ष 1975 में अचानक निधन हो जाने के बाद इस विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम अर्थात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय रखा गया था। तो यही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है और ये काफ़ी अच्छा फेमस विश्वविद्यालय है। आई थिंक जो अभी बीएड का एग्ज़ाम हो रहा है बिहार में, तो वो इसी विश्वविद्यालय के द्वारा उसको क्या नोडल एजेंसी शायद बनाया जाता है। उतना तो मुझे डिटेल में नहीं पता है, बट लिखा रहता है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर सांविधिक निकाय है? गैर सांविधिक निकाय है तो ये हमारा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC, इसको हम इंग्लिश में नैक बोलते हैं या शॉर्ट फॉर्म में नैक बोलते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद जो है गैर सांविधिक निकाय है। गैर सांविधिक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद एक गैर सांविधिक निकाय है या एक स्वायत्त निकाय बोल सकते हैं। गैर सांविधिक बोलिए या एक स्वायत्त निकाय बोल सकते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। तो नैक की स्थापना 1994 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। नैक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत के पास विश्व के सबसे विस्तृत और विविधतापूर्ण शिक्षण व्यवस्था है। निजीकरण के विस्तार व स्वायत्त में बढ़ोतरी और नई उभरती हुई दिशाओं में पाठ्यक्रमों को शुरुआत ने उच्चतर शिक्षा की पहुंच की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता के प्रति भी चिंता बढ़ती गई है। इससे जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन संस्था स्थापित करने की सलाह दी गई और इसके परिणाम स्वरूप सन 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा 139 नंबर की उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य क्या है? तो देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना। देश में जो उच्च शिक्षा के संस्थान है, जो हायर एजुकेशन के से जो रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, उनको न्यूनतम मतलब कम से कम 5 गांवों से जोड़ना, ये हमारा उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य है। और ये 2 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिए, 2023 में भी पूछा है और 2019 में भी पूछा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका नाम बदल के अभी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, आपको ये भी याद करना है। ये MHRD मंत्रालय था जिसका नाम बदल के अभी शिक्षा मंत्रालय किया गया है। ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर 12 जनवरी 2017 को एक समझौता किया जिसमें ग्रामीण विकास क्रियाओं युक्त सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत लाने के लिए आपसी सहमति व्यक्त की गई और इसका अभियान का मुख्य उद्देश्य एक उच्च शिक्षण संस्थान को कम से कम 5 गांवों के साथ जोड़ना है जिससे गांव में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन संभव हो सके। उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण उन्नत भारत अभियान 2.0 और अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया। दूसरे चरण में 605 संस्थानों को चुना गया और जिसमें 313 संस्थान तकनीकी मतलब जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट थे वे थे और 292 संस्थान गैर तकनीकी नॉन टेक्निकल थे। पहले चरण में भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या 143 थी। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर की उच्च शिक्षा में अभिगम्यता तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ज्ञान आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा सम्मिलित है?
तो ये हमारी सी है, ए, सी और डी है। एक है ज्ञान उत्पादन हेतु आईसीटी का उपयोग, बिल्कुल सही है। देश में निष्पादन अक्षम विश्वविद्यालयों को बंद करना, नहीं ये तो नहीं है। फिर तीसरा है कि उच्च अधिगम की संस्थाओं के एक नेटवर्क की स्थापना करना, और उच्च अधिगम की संस्थाओं में विद्यार्थियों के पंजीकरण में वृद्धि, ये दोनों होगा। देखिए उच्च अधिगम की संस्थाओं, जैसे आप आईआईटीज़ वगैरह देख रहे हैं तो इसका एक नेटवर्क है, ये आपको पटना में भी है, ये मतलब हर स्टेट में आप बोल सकते हैं कि आपको एक देखने को मिलेगा। आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी पटना है। तो ये क्या है, जो हायर एजुकेशन के संस्थान है उनका एक नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। और जो हम लोग आईसीटी का तो यूज़ करते ही हैं, हम लोग को प्रोजेक्ट पे पढ़ाया जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं उसके अब बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाता है। इवन अब तो स्कूलों में भी आपको प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर लगे हुए हैं पढ़ाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को अब इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर है आपको उच्च अधिगम की संस्थाओं में विद्यार्थियों के पंजीकरण में वृद्धि, यानी कि जो हायर एजुकेशन में लोग अब ज़्यादा रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान उत्पादन हेतु आईसीटी का प्रयोग हो ही रहा है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब 141 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में बना था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में बना था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसको हम एनकेसी बोलते हैं, की स्थापना 2005 में हुई थी। और इस आयोग में अध्यक्ष सैम पित्रोदा के अतिरिक्त देश के जाने माने 7 और विशेषज्ञ थे। और इस आयोग ने अपना कार्य 2006 में शुरू किया था। आयोग के विचारणीय विषय में एवं क्षेत्र 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्कृष्ट का निर्माण करना और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के प्रति स्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना है। ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी, ठीक। डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। कब? 1964 में हुई थी। डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। इस कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। ये डॉक्टर कोठारी कौन थे? तो यूजीसी के अध्यक्ष थे उस वक्त। आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। और देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि जो कोठारी आयोग थे उसने कितने भाषा शिक्षा को मतलब उनका प्रमोट किया था। तो ये त्रिभाषा का सिद्धांत इन्होंने दिया था, माध्यमिक स्तर पर और स्कूल स्तर पर और हायर एजुकेशन में। अब आपको कमेंट में बताना है कौन कौन से भाषा को बताया था, जल्दी जल्दी बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब जो नया टॉपिक है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है वो क्वेश्चन अब हम देखेंगे। तो पहले 143 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो विश्वविद्यालय सांविधिक निकायों को चिन्हित कीजिए। विश्वविद्यालय कौन से सांविधिक निकाय हैं उनको बताना है। तो हमारा ए, बी और सी, डी ये चारों मेरा सांविधिक निकाय है। कौन कौन? अध्ययन मंडल, शैक्षिक परिषद, कार्यकारी परिषद और वित्त समिति। विश्वविद्यालय कोर्ट नहीं है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 144 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा परिकल्पित NASS का पूरा नाम क्या है? NASS का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन है। क्या है? नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन। क्या किया था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा परिकल्पित है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। आपको रिपीट करना है, रिवाइज करना है, तभी जाके आपके दिमाग में बैठेगा। अगला 145 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की पहचान के लिए अब बताना है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कौन कौन से इनमें से। तो डी नंबर है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय होता है ना, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, अभी गांधीनगर में हाल ही में खुला है। जब से नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू है उसके बाद ये सारी चीज़ें खुली हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये सब नहीं है। आपका राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय डिफेंस है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान एक ऐसा संस्थान होता है जिसे भारत की संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में स्थापित किया जाता है। देखिए ये राष्ट्रीय महत्व का संस्थान क्या हुआ? जिसको भारत की संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं। और यह देश राज्य में के कुशल विद्यार्थियों को खिलाड़ियों के रूप में तैयार करती है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा 146 नंबर क्वेश्चन की भारतीय शिक्षा पर श्वेत पत्र की घोषणा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के पारित होने के कुछ दिन पूर्व किस वर्ष में की गई थी? तो 1944 में की गई थी। जो श्वेत पत्र की घोषणा भारतीय शिक्षा पर 1944 में की गई थी।
भारतीय शिक्षा पर श्वेत पत्र की घोषणा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के पारित होने से कुछ दिन पूर्व 1944 में की गई थी और इसे सार्जेंट रिपोर्ट भी कहा जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद तत्कालीन भारतीय शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने 1944 में स्मृति पत्र तैयार किया और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समय प्रस्तुत किया, जिसे सार्जेंट रिपोर्ट कहते हैं। 147 का है कि भारत में सामान्य उच्च शिक्षा पर होने वाला केंद्रीय सरकार का व्यय किसके माध्यम से होता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से, यूजीसी के माध्यम से होता है। भारत में सामान्य उच्च शिक्षा पर, जो सामान्य उच्च शिक्षा है, होने वाला जो केंद्रीय सरकार का व्यय है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। और यह विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर भी सुझाव देता है। ऐसा नहीं कि यूजीसी केवल अनुदान ही देता है, वो सुझाव भी देता है आपको। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? नई शिक्षा नीति के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आपके डी आंसर है सी, डी और ई। सी, डी और ई आपका है। नई शिक्षा नीति के प्रमुख क्षेत्र कौन है? शिक्षा के क्षेत्रों में संस्थानों की पुनः संरचना, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी संस्थान उनका पुनः संरचना, समग्र शिक्षा प्रदान करना और उच्चतर शिक्षा के विनियामक तंत्र में परिवर्तन करना है। ठीक है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है ना, न्यू एजुकेशन प्लान जिसको हम एनईपी कहते हैं, 2020 को मंजूरी दी गई है। और आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो के कस्तूरी रंगन जो सरकार थी उनके के कस्तूरी रंगन की सिफारिश पे ये बनी है। ठीक है। और नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो 34 वर्ष पुरानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में जब राजीव गांधी के समय में आया था, उसका स्थान लिया। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता वाली समिति के तहत निर्मित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। और एनईपी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, आपको यहाँ पे पूछेगा ही पूछेगा। यह शिक्षा नीति 1968 एवं 1986 के बाद तीसरी शिक्षा नीति है। एक तो शिक्षा नीति हमारा 1968 में आया था, दूसरा 1986 में आया था और तीसरा आया है 21वीं सदी में, पहला है 21वीं सदी का पहला और ऐसे तीसरा है जो कि 2020 में आया था। इस शिक्षा नीति में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में देश के जीडीपी का 6% भाग के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है, इवन पूछा हुआ है, पूछा ही हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है। तो ये 6% भाग के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है, आपको याद रखना है। मतलब क्वेश्चन आपके एक्सप्लेनेशन से भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपको सिर्फ वही पढ़ना है। जीडीपी का 6% खर्च करना है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में संस्थानों की पुनः संरचना करना, समग्र शिक्षा प्रदान करना, उच्चतर शिक्षा के विनियामक तंत्रों में परिवर्तन करना, इनमें से 3 भाषा फॉर्मूला अर्थात हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई करवाना, ये भी है। 3 भाषा फॉर्मूला भी है एनईपी में, हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा। फिर ई पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं में विकास किए जाएंगे और 9वीं कक्षा से विद्यार्थी को विदेशी भाषाओं को भी सीखने का विकल्प दिया गया है। 9वीं जो क्लास के बच्चों को विदेशी भाषा भी सीखने का विकल्प दिया गया है। ठीक है। अब आई डोंट नो कि इसको कितना फॉलो किया जा रहा है अभी, बट यहाँ तो बिहार के जो स्कूल हैं वहाँ की ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे इंग्लिश बोलने के नाम पे ही लोगों को डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो ये एक डर आपके मन में बैठा दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम हिंदी गलत बोल सकते हैं तो इंग्लिश गलत बोलने में क्या जाता है, एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुरूप एनसीटीई की किस वर्ष में स्थापना हुई थी, तो 1995 में हुई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुरूप जो एनसीटीई है, एनसीटीई की किस वर्ष स्थापना हुई थी, 1995 में हुई थी। और आपको बताना है एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है। सपोज आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे? एनसीटी की स्थापना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुरूप वर्ष 1995 में हुई थी। एनसीटी की स्थापना 1995 में थी। यह शिक्षक शिक्षा से संबंधित सही मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय है। किस पे, तो शिक्षक और शिक्षा से संबंधित है। एनसीटी किसके लिए है, तो शिक्षक और शिक्षा से संबंधित है। 150वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महिला शिक्षा बल देने वाली
वाले किस समिति आयोग ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए, लेकिन सभी मामलों में सामान्य रूप से समरूप नहीं होना चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है? ये किसने कहा था हमारा? तो ये मुझे लगता है कि राधा कृष्ण आयोग ने ही कहा होगा। आई एम नॉट श्योर, बट हम इसका आंसर देखते हैं अभी क्या है। निम्नलिखित में से महिलाओं शिक्षा पर बल देने वाले किस समिति आयोग ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों में शिक्षा के अनेक तत्व समान होने चाहिए, लेकिन सभी मामलों में सामान्य रूप से समरूप नहीं होने चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है?